सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं और बाब जहांगीर, आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। पाकिस्तान में बराह रास्त गैर मुल्की इन्वेस्टमेंट में फिस्कल ईयर 2026 के पहले 8 माह में नुमायां कमी सामने आई है। जुलाई से फरवरी 2026 के फिस्कल ईयर के पहले 8 माह में FDI सिर्फ $1.1 अरब रही है, जो गुज़िश्ता साल के इसी अरसे में $1.7 अरब थी, यानी ये बड़ी वाज़े कमी है। इस तरह $598 मिलियन की ये कमी हुई, जो कि 33% बनती है। अब अगर मंथली हम इसको देखें तो फरवरी 2026 में कुछ बेहतरी रही है। FDI $214 मिलियन रही, जो जनवरी में $173 मिलियन रही थी। अब इसमें 23% का इजाफा हुआ, लेकिन ओवरऑल ट्रेंड अब भी कमज़ोर है और आने वाले दिनों में जाहिर है दुनिया के और मिडिल ईस्ट के हालात को देखते हुए मज़ीद कमज़ोर होगा, क्योंकि दुनिया के अब जो हालात इस वक्त पिछले 15 से 20 दिन में तेज़ी के साथ तब्दील हुए हैं, तो उसके बाद ऐसा लग नहीं रहा कि इन्वेस्टर, ख़ासतौर पर फॉरेन इन्वेस्टर पाकिस्तान या इस जैसे दीगर मुल्कों का दौरा वो करेंगे और यहाँ पर रिलाय वो करेंगे। तो अब ये हालात कैसे बेहतर होंगे, इन्वेस्टमेंट को कैसे बढ़ाया जाए, एक्सपोर्ट्स को कैसे इन हालात में थोड़ा सा ऊपर लेकर आया जाए, और ये जो चैलेंजेस अब पाकिस्तान की इकोनॉमी को पिछले 15-20 दिन में नए चैलेंजेस इनका सामना हो रहा है, इनसे अब कैसे आगे निकलना है, इस पर हम बात करेंगे। डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत मौजूद हैं। खाकान साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब इस रमज़ान में जिस तेज़ी के साथ ओवरऑल सिचुएशन जियो पॉलिटिकल तब्दील हुई, उससे हमारी इकोनॉमी ऐसा लग रहा है सबसे पहले और सबसे ज़्यादा मुतासर हुई है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट अब पहले ही कम आती थी, अब मज़ीद कम हो जाएगी, एक्सपोर्ट्स भी हमारी कुछ कम हो जाएंगी, या हम इससे निकलने में कामयाब हो जाएंगे? बाब, अगर हम इस पूरे मिडल ईस्ट के क्राइसिस को इस तनाजुल में देखें कि जब ये क्राइसिस नहीं शुरू हुआ था तो जो ग्लोबल ग्रोथ थी उसका तखमीना था 3.2% का। ये $65 तेल पर लगाया गया था। जब क्राइसिस आया उसके बाद अब ये जो तेल की कीमत है ऑन द एवरेज, अगर 75 लें या $85, दिस इज द बेस्ट केस सिनारियो। मिडल ईस्ट क्राइसिस 2 हफ्ते रहता है और कुछ ऑयल के ज़खायर इस तरह से रिलीज हुए हैं। 400 मिलियन बैरल रिलीज करने जा रही हैं G7 कंट्रीज। स्टेट ऑफ हॉर्मोज को थोड़ा बाईपास करने की कोशिश की जा रही है। तो इस वक्त भी $101 का ब्रेंट है, $97 का क्रूड है, वरना ये स्पाइक कर जाता इससे भी बियॉन्ड। सो अगर हम $85 का लें तो इसका मतलब है कि ग्लोबल ग्रोथ शेव ऑफ हो जाएगी 0.2% और समथिंग, और इन्फ्लेशन में एक स्पाइक आएगा 0.2 to 0.5% का, 0.6% का। इसका एक इम्पैक्ट ये आएगा कि जो मॉनेटरी ईजिंग दुनिया में हो रही थी वो नहीं होगी। इवन US कट करने जा रहा था, उन्होंने अब ऐसा लग रहा है कि जो मार्केट्स जज कर रही हैं कि वो कट नहीं करेंगे और शायद अगले 2-4 महीने फेड होल्ड कर जाएगा रेट। आज ऑस्ट्रेलिया ने अपना रेट 0.25% हाइक किया है क्योंकि इन्फ्लेशनरी ट्रेंड दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान को बिल्कुल इसी तनाजुल में देखें। आपकी जो ग्रोथ है, अगर आप 3.25-4% सोच रहे थे तो वो, हालांकि LSM अच्छी आ रही है तो वो कुछ शेव ऑफ हो सकती है अगर वर्ल्ड डिमांड टूटती है। पाकिस्तान की इन्फ्लेशन फरवरी में अरबाब ऑलरेडी बढ़ी हुई आ रही थी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जनवरी में वॉज 5.8%, फरवरी में इन्फ्लेशन वॉज 7% ईयर ऑन ईयर CPI ऑन द एवरेज। अब ₹55 का पास थ्रू प्लस उसके सेकेंड राउंड इफेक्ट्स अगर देखें तो ये कहीं 1 से 3% के दरमियान, डिपेंडिंग कि सेकेंड प्राइस पास थ्रू अगले हफ्ते करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये दूसरा इफेक्ट है। तीसरा इफेक्ट, एक्सपोर्ट्स स्टेट बैंक के डेटे पे पहले 8 माह की आर 5% डाउन ऑन गुड्स। पाकिस्तान की PBS के डेटे पे दे आर डाउन 7%। वो FOB और C&F का फर्क होता है, पर चलें 5-7% की गिरावट है। एक्सपोर्ट्स के लिए ये भी याद रखिए कि यूरोप पहुंचने के लिए वी यूज द मिडल ईस्टर्न पोर्ट्स, सो वो वैसे ही स्लो हो जाएंगी। तो दैट्स अनदर थिंग। कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी $17 अरब की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करते हैं आप। अगर आप $17 अरब की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट करते हैं तो वैल्यू एडेड में बेहतरी दिखाई दे रही थी। वैल्यू एडेड मीन्स के अरबाब अमेरिका में $2.5 अ गैलन का तेल ले रहे थे, आज $3.5 अ गैलन का ले रहे हैं। $1 जायद गया, सो आपकी पॉकेट पे भारी पड़ा। सो कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी गेट्स हिट्स,
द फर्स्ट। सो आपका जो एक्सपोर्ट का 3-4 माह का ट्रेंड है वो भी हर्ट होगा। इसी तरह रेमिटेंसेज डिफरेंट स्टोरी। मार्च में मेरे ख्याल में शायद हिट नहीं होगी, ईद का टाइम है, लोग पैसे भेजेंगे। बट लेट्स गेट टू सम नंबर्स, राइट। ये लोग बगैर नंबर्स के तो बात करने में मजा नहीं आएगा। 60 लाख 6 मिलियन पाकिस्तानी है जो इस वक्त गल्फ में है। 55% रेमिटेंस 22 अरब डॉलर की वहां से आती है। ये परमानेंट लोग नहीं होते। इसी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया और यूएस तो परमानेंट हैं, इवन यूरोपियन। ये 8 साल ऑन द एवरेज लोग वहां रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं पाकिस्तान। सो एक ट्रांजिशन बड़ी ज़रूरी है नए लोगों की। और अब अगले 6 माह या 8 माह में मेरा अंदाज़ा है कि उस तरह के लोग वहाँ नहीं जाएंगे जिस तरह पहले जाते रहे हैं। अगर वहाँ इकोनॉमी स्लो होती हैं, जो कि होंगी, इन्वेस्टमेंट्स कम होती हैं, जो कि होंगी, तो आपको ये जो रेमिटेंस की 22 अरब डॉलर है, इसकी हिट लग सकती है। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की इकोनॉमी पे है, जब तेल की कीमत बढ़ती है $10 तो 250 मिलियन माहाना की बुनियाद पर करंट अकाउंट हिट होता है। ठीक, अगर आप उसको समझें कि $20 बढ़ती है तो $500 मिलियन हिट होता है। 500 मिलियन को अगर आप मल्टीप्लाई कर लें 12 महीने से, तो चले 3 बिलियन से लेके 5-6 बिलियन डॉलर तक कहीं आप हिट होंगे। सो ये आपकी एक और बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का चैलेंज है। फिर अगर इकोनॉमी स्लो होती है तो जो आईएमएफ के अहदाफ हैं, आईएमएफ की डिसएंगेजमेंट इसलिए हुई है या डिले इसलिए हुआ है कि जो एसएलए है उसको बनाने के लिए एक 4 इक्वेशन मॉडल यूज होता है। वो पाकिस्तान में तो लोग कहते हैं ना जी, इतना टैक्स इकट्ठा कर लेंगे जी, कोई नहीं, इससे ले लेंगे जी, इसको कम कर देंगे जी। दैट्स नॉट हाउ क्वांटिटेटिव इकॉन वर्क्स। There is a 4-step model that is used by the IMF. बड़ा पुराना है, ये वही मॉडल यूज करते हैं, उससे वो 9 टेबल बनते हैं। उसमें अगर इनपुट्स डालना मुश्किल हो रहा हो और असेसमेंट मुश्किल हो रही हो तो दैट्स प्राइमरीली द रीजन जिसको वो करने की कोशिश कर रहे हैं। वो 9 टेबल अगर हम जनरेट कभी पाकिस्तान में करें तो पाकिस्तानियों को भी समझ आए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कैसे बनता है, फिजिकल कैसे बनता है, मॉनेटरी अहदाफ कैसे तय होते हैं। एंड दैट इज द यूजफुलनेस ऑफ हैविंग अ फंड प्रोग्राम। वो आपको एक, जिसे कहते हैं ना, जामे क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क ऑफ द इकोनॉमी बना देते हैं। सो आई थिंक चूंकि वो बनाने में अभी दिक्कत आ रही है, इसलिए वो थोड़ा डिले हुआ है। तो ओवरऑल जिसे आप कहेंगे चीजें एक लैग में चली जाएंगी। और पाकिस्तान के लिए जो पॉजिटिव स्टोरी है इसमें से वो क्या है, वो ये है कि अगर चले मैं 17 अरब डॉलर का फिगर मान लेता हूं जो दिया जा रहा है मिडल ईस्ट में पाकिस्तानियों का पड़ा हुआ है, ज्यादा होगा लेट से, सो एटलीस्ट न्यू मनीज वुड नॉट फ्लो देयर। पर उसके लिए तो फिर बात वहीं आ जाती है कि अगर एफडीआई, आप सही कह रहे हैं, मैं देख रहा था सेंट्रल बैंक के नंबर 33% डाउन है ईयर ऑन ईयर। तो खाली ये कहने से कि ये चीज ठीक हो जाएगी तो ये चीज तो ठीक नहीं होगी, कि आपको कोई फ्रेमवर्क तो बनाना पड़ेगा ना। मैं अभी एक पर्चा ही लिख रहा था इसी चीज पे कि यार ग्रोथ फ्रेमवर्क ये पाकिस्तान का है क्या, और फिर पाकिस्तान के पास समझते क्यों नहीं है। मतलब ग्रोथ को हमने एक स्लोगन सा यूज करना अब शुरू कर दिया। हर एक कोई कहता है स्टेबलाइजेशन से ग्रोथ में चल जा। लाइफ नेवर वर्क्स लाइक दैट, राइट। ये रिफॉर्म भी बगैर स्ट्रैटेजी के नेवर वर्क्स। ग्रोथ इज नॉट अ नंबर, इट्स अ प्रोसेस। दैट प्रोसेस पाकिस्तान हैज टू फॉलो, राइट। और मतलब उसका एक ये है कि इस वक्त पाकिस्तान को बोरोइंग इन द इंटरनेशनल मार्केट नहीं करनी चाहिए। मतलब मैं ये समझता हूँ कि 80,000 अरब का जो हम इस वक्त डेट कैरी कर रहे हैं, मतलब वी हैव टू रियली थिंक थ्रू कि इसकी 8-9 ट्रिलियन की तो सालाना की बुनियाद पर हम मार्कअप ही देते हैं। सो यू हैव टू स्टार्ट थिंकिंग। सो जो सीक्वेंसिंग ऑफ ग्रोथ है वो कैसे करनी है। और पाकिस्तान की जो स्टेट कैपेबिलिटी के बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट्स हैं टू गेट टू अ ग्रोथ फ्रेमवर्क जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट आनी है। पाकिस्तान के इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी इज 13.8%। जिस मुल्क ने भी तरक्की की है, चाइना 30, इंडिया 25, बांग्लादेश 28, ईस्ट एशिया 30-35, ये अपनी डेकेड्स के लो पे चल रहे हैं इस वक्त, ठीक। सो अब मतलब हाउ डू यू गेट दिस फ्रेमवर्क राइट, दैट्स द की क्वेश्चन। देखें अभी भी बहुत अच्छा मौका है, घर ठीक कर लें, अगले 3 साल में ठीक कर लें। घर ठीक कर लेंगे तो जो इन्वेस्टमेंट वहां जा रही थी यहाँ आ जाएगी। पर जहाँ पे खड़े हुए हैं
वहां पे घर ठीक करना इज अ वेरी डिफरेंट स्टोरी फॉर पाकिस्तान टू राइट। सही। बहुत आई थिंक अच्छी विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है। आप जरूर अपने घर को मतलब बहुत तकफीयत दें इस वक्त। अपने ये जो सारी चीजें मैंने आपके सामने रखी हैं इनके लिए एक ग्रोथ फ्रेमवर्क जरूर बनाएं। ये कहना कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड होना चाहते हैं, दैट डजंट मीन एनीथिंग। दैट्स जस्ट सेइंग कि मैंने एक इंटेंट दिखाया है कि मैं एक काम करना चाहता हूँ। that doesn't mean anything। खाकान साहब, ये फ्रेमवर्क अगर बनाने जाते हैं तो ये जो मौजूदा हालात पैदा हुए हैं ये मजीद मुश्किलात अभी पाकिस्तान के लिए ऑलरेडी खड़ी कर चुके हैं, ये अभी ये सिलसिला प्रोलॉन्ग होगा या फिर इससे बाहर निकलना कोई बेहतर स्ट्रेटजी किसी स्मार्ट फ्रेमवर्क के साथ पॉसिबल है? मैं आपके सामने अगर फिर अगले एक साल में आप कहें जी क्या करें, ठीक है यार, पहली तो सबसे इम्पोर्टेंट जो इस वक्त बात है ना वो है कि डिमांड साइड मैनेजमेंट करें, जो कि हम शायद करने से इसलिए घबराते हैं कि हमें गाड़ियों पे कदगन लगानी पड़ेगी ज़्यादा, हमें कार्ड्स इशू करें ताकि गाड़ियां कम चलें, डिस्क्रेशनरी ट्रैवल टूटे, प्रोटोकॉल्स बनाएं, मतलब डिमांड मैनेजमेंट करें और उसका एक फ्रेमवर्क बनाएं। मैंने कई दफ़ा इस पे ट्वीट किया बड़े डीप कि क्या डिमांड फ्रेमवर्क हो सकता है। एक तो वो करें, सप्लाई जितनी मैनेज कर सकते हैं कर लें, बट इट इज़ इन योर हैंड इज़ द डिमांड मैनेजमेंट ऑफ द कंट्री, नथिंग एल्स। दूसरी बात ये करें कि असल तो बात अब यह है ना कि अगर यही स्टाफ लेवल एग्रीमेंट दोबारा कर लेंगे फंड के साथ और इसी तरह का बजट बना लेंगे तो बात कतई तौर पे बनेगी। और दिस इज FDI ऑल्सो, जिस मुल्क में हाईएस्ट मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स रेट 54% हो, और अरबाब आप पाकिस्तान के सबसे अच्छे एंकर हैं, 38.15% मैं आपसे टैक्स लेता हूँ। It is not virtually possible for new investment to come. This is your first hurdle that you have to. So now what do you need to do? You need to go to the fund and have a discussion. Who is going to have that discussion? The key problem here that is coming is कि उस स्टेट की कैपेबिलिटी ही नहीं है अगर उस फंड से ये डिस्कस करने के लिए। So you have to somehow create this dialogue. So you have to delegate this real authority to a set of capable people who go to the fund and say very clearly कि जो growth model है उसको अगर हमने investment जो कि 13.8 है, savings 12.5 है, पाकिस्तान की पावर्टी, एब्जेक्ट पावर्टी 29% है, 8,400 रुपए कमाने वाले एक महीने के, और पाकिस्तान की सस्टेनेबल जो कंजम्पशन लेवल है वो 94% पे चला गया है। आई मीन इफ यू आर नॉट गोइंग टू हैव दिस डिस्कशन विद द फंड, वेयर आर यू गोइंग टू गो? 2.5 करोड़ बच्चा चुके स्कूल से बाहर है, स्टंटिंग 40% पे है। दिस इज द पाकिस्तान वी आर ट्राइंग टू रन। आई मीन you've got to understand, पाकिस्तान का बेस्ट काश्तकार 50 पाउंड निकालता है और जो 70% बड़ा काश्तकार है वो 30 पाउंड निकालता है। यू रियली नीड टू हैव दिस डिस्कशन विद द फंड के हाउ डू वी मूव फ्रॉम हियर। जिस दिन फंड का प्रोग्राम खत्म होगा, ये मेरा क्लिप रख लेना, 29 अरब डॉलर की ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड है पाकिस्तान की। हाउ विल यू मीट दैट? सो जहां मैं कहता हूं शॉर्ट रन में आपको बहुत से काम करने हैं, डिमांड साइड के भी और हैंडल करने के ऑन दी सप्लाई साइड ऑल्सो, बट असल प्रॉब्लम तो आज भी वहां खड़ी है कि हाउ डू यू गेट दिस फ्रेमवर्क ऑफ द ग्राउंड। अगर आप ये सारा कुछ नहीं करेंगे, अगर आप इसमें से नहीं निकलेंगे, और अभी ये फंड की विंडो भी बड़ी छोटी रह गई है, मतलब ये तो 2 चीजें रखी है ना, विदहोल्डिंग टैक्स, प्रिजम्पटिव टैक्स, टर्नओवर टैक्स। आप टर्नओवर टैक्स नई कंपनी पे कैसे लगा सकते हैं? नई कंपनी कैसे रजिस्टर होगी पाकिस्तान में? एक सेकंड आगे चलिए। पाकिस्तान का जो मतलब आपने जरा इस चीज को सोचें कि जो आपने लगाया हुआ है कि प्रोविंशियल टैक्सेशन, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, 78 साल में आपने तो लेजिस्लेट किया नहीं। व्हेन द फंड फोक्स आस्क्ड यू कि उसको लेजिस्लेट कर ले, फिर 1 साल दिया। 20% टैक्सेशन मतलब इकोनॉमी का वो है। आप बता दें, लैंड को आप टैक्स करना नहीं चाहते। मैं जहाँ पे रहता हूँ लाहौर में, जहाँ मेरे वालिद साहब का घर है, इवन इस्लामाबाद में, दिस इज लाइक वो मैं कहता हूँ करोड़ों की प्रॉपर्टी और टैक्स लाखों में भी नहीं है। So if you are not going to use that land value tax to create cities which are engines of growth, then this is not happening. Agriculture, टैक्सेशन ऑन लैंड। एक तीसरी चीज याद रखें, जब तक एनर्जी सेक्टर का रीवैम्प नहीं करेंगे और एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, तो ये 3 साल में जो FDI है, विच शुड बी लुकिंग फॉर अ होम वेयर दे कैन मेक मनी, बट दैट FDI विच इज एक्सपोर्ट ओरिएंटेड, और ये दुनिया में जाके प्रोजेक्ट बेचने से प्रोजेक्ट्स में पैसे नहीं आते।
तो अब ये फंड के साथ बेहतर से कैसे डील करना है और ये एनर्जी सेक्टर को रिवैम्प कैसे करना है, दीगर रिफॉर्म्स कैसे लेकर आनी है? खाकान साहब, ईद के बाद एक और नशिस्त इंशाल्लाह हम रखते हैं आपके साथ और फिर उसमें ये मजीद तफसील के साथ और बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। आज चूँकि वक्त की थोड़ी कमी है, चाहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब, साबिक मुशीर वज़ारत ख़जाना, हमारे साथ मौजूद थे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मशरिक़ वस्ता में बढ़ती हुई कशीदगी, खुसूसन आबनाए हुर्मुज़ के गिर्द सूरत हाल पाकिस्तान की मईशत के लिए इस वक्त एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आई है। इकनॉमिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक समुद्री रास्ते की बंदिश और जंगी सूरत हाल से आलमी तेल की कीमतों में तेज़ी से इजाफे ने पाकिस्तान को शदीद माशी दबाव में इस वक्त खड़ा कर दिया है। पाकिस्तान के माशी तहकीकी इदारे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत इसी तरह बढ़ती है और $150 फी बैरल तक पहुँचती है तो पाकिस्तान में महंगाई मौजूदा 7% से बढ़कर 15 से 17% तक ऊपर जा सकती है। इसका मतलब यह है कि जो रूटीन की अशिया हैं उसके साथ साथ बिजली और ट्रांसपोर्ट के अलावा इंडस्ट्रियल कॉस्ट में भी बहुत नुमाया इजाफा होगा। अंदाज़ों के मुताबिक पाकिस्तान अपनी 80 से 85% पेट्रोलियम ज़रूरियात बैरून मुल्क से हासिल करता है। अब यही वजह है कि आलमी मंडी में कीमतों का उतार चढ़ाव बराह रास्त पाकिस्तानी मईशत को फौरी तौर पर मुतासर करता है। इस वक्त पाकिस्तान की कुल इंपोर्ट्स में पेट्रोलियम का हिस्सा तकरीबन 30% का है। अगर आलमी मंडी में तेल की कीमत $10 फी बैरल बढ़ती है तो पाकिस्तान के सालाना इंपोर्ट बिल में तकरीबन 1.8 से $2 अरब का इजाफा हो सकता है। यही कीमत अगर $20 फी बैरल बढ़ जाए तो यह इजाफा 3.6 से $4 अरब तक भी पहुँच सकता है। बदतरीन सूरत हाल में पाकिस्तान का माहाना तेल इंपोर्ट बिल 3.5 से $4.5 अरब तक भी इसमें इजाफा हो सकता है। ये खदशा भी मौजूद है। अब इस सूरत हाल में सबसे ज़्यादा असर इंडस्ट्रीज़ पर पड़ेगा क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो पाकिस्तान की कुल इंपोर्ट का तकरीबन 60% फराम करती है, सबसे ज़्यादा मुतासर हो सकती है। बिजली और तेल की कीमतों में इजाफे से फैक्ट्रीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगी, जबकि इंटरनेशनल डिमांड सस्ते प्रोडक्ट्स की तलाश में किसी और मुल्क की तरफ भी जा सकती हैं। तो पाकिस्तान के पास तेल के ज़खायर बहुत ही लिमिटेड हैं। इस वक्त जो हमारे पास रिजर्व्स हैं वो आप ये समझें कि ऑलमोस्ट 11 दिन का क्रूड ऑयल इस वक्त मुल्क में मौजूद है। फिर अगर हम पेट्रोल की बात करें तो 27 दिन के रिजर्व्स पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद हैं। डीजल के रिजर्व्स भी ऑलमोस्ट 3 हफ्ते की हमारी खपत को पूरा करते हैं। फिर जेट फ्यूल के रिजर्व सिर्फ 2 हफ्ते के हैं। यूँ ओवरऑल 243 मिलियन बैरल के कन्फर्म रिजर्व तो मौजूद हैं। इसी वजह से पाकिस्तान किसी भी तवील बहरान के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर पोजीशन में। अब इकनॉमिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक अगर आबनाए हुर्मुज़ में 3 माह तक ये सिलसिला चलता रहा तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल 18 से $36 अरब तक बढ़ सकता है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी ज़ाहिर है कि फिर बहुत ज़्यादा और बढ़ेगा। इसके साथ ही महंगाई भी 15 से 18% तक पहुँच सकती है। अब इन चैलेंजिंग सिचुएशंस का इन हालात इस वक्त कैसे किया जाए, क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, अब तक जो स्टेप्स हुकूमत ने उठाए हैं इन हालात से निपटने के लिए वो कितने बेहतर या दुरुस्त हैं, इस पर हम बात करेंगे। फ़ारूक सलीम साहब से माहिर माशियात हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, सबसे पहला असर हमने देखा कि 55 रुपये ऑयल प्राइसेस में बढ़े, फिर जब सेकंड रिव्यू आया तो उसमें नहीं वो पैसे बढ़ाए गए। आलमी मंडी में जब कम हुए तो उसका रिलीफ भी आवाम को नहीं दिया गया। अब ये जो कुछ हमारे पास 21 दिन के रिजर्व हैं, कुछ 28 दिन के हालात, तो अभी ये लंबे अरसे तक ऐसा लग रहा है कि सूरत हाल चलेगी, तो ये किस जानिब जाएंगे हालात? हमारी मईशत मज़ीद कितनी मुश्किल में आ सकती है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल इस वक्त है वक्त का, कि जंग या स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में जो हालात हैं वो कितनी देर तक चलते हैं। 2 हवाले हैं तेल के तनाज़ से, एक तो कीमत और दस्तयाबी। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि दस्तयाबी की प्रॉब्लम नहीं होगी पाकिस्तान को, क्योंकि एक जो सऊदी अरब के अंदर पाइपलाइन है ईस्ट टू वेस्ट, वो कल सऊदी अरेबिया ने एक्टिवेट कर दी है और उसके ज़रिए कोई 7 मिलियन बैरल्स ऑफ ऑयल एवरी सिंगल डे वो अपनी अलबैक अब केक जो उनका टर्मिनल है ऑयल का, वहाँ से वो रेड सी चला जाएगा और रेड सी से फिर वो कराची की तरफ तेल जो है वो लाया जा सकता है। तो कीमत के हवाले से खदशात ज़रूर हैं। दस्तयाबी के हवाले से मुझे लगता है कि अवेलेबिलिटी रहेगी। कीमत का आपने बिल्कुल दुरुस्त हिसाब लगाया। अगर $5 कीमत आलमी मंडी में बैरल की बढ़ती है तो हम हिसाब लगाते हैं कि तकरीबन $1 बिलियन का पाकिस्तान में रहने वालों को टीका लगता है। तो ये तो आपकी बात दुरुस्त है कि अगर बहुत लंबे अरसे तक ये मामला चलता रहा तो फिर हमारा करंट अकाउंट जो है वो ख़तरे में आ जाए। लेकिन जो ताकतें तेल प्रोड्यूस करती हैं उनमें सऊदी अरेबिया है, कुवैत, कतर, बहरीन, ईरान इटसेल्फ, इराक,
ये नहीं चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ज़्यादा देर तक जो है वो बंद रहे। दूसरी तरफ जो तेल कंज्यूम करने वाली ताकतें हैं, उनमें भी बड़े बड़े मुल्क हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से तेल चीन को मिलता है, इंडिया को मिलता है, जापान को मिलता है, साउथ कोरिया, वियतनाम, पाकिस्तान, इंडिया, ये लोग भी नहीं चाहेंगे, ये ताकतें, ये ममालिक भी नहीं चाहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ज़्यादा देर तक बंद रहे। तो एक तो वो बड़ा सवाल जो आपने उठाया कि कितनी देर तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज जो है वो बंद रहती है, वो बड़ा सर्कुलर, बड़ा सेंट्रल सवाल वो। ये दुरुस्त है कि अगर सिर्फ 55 रुपए के फी लीटर जो हमने कीमत हमारी हुकूमत ने बढ़ाई है, मेरा तखमीना ये है कि उसके नतीजे में जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन है जो हमें हुकूमत बता रही थी कि सिंगल डिजिट पे आ गया है, वो शायद वापस डबल डिजिट पे चला जाएगा। आप समझिए कि अगर 55 रुपए कीमत बढ़ती है पेट्रोल की और डीजल की, तो जिस शख्स की 50, 60, 70 हज़ार रुपये तनख्वाह है, आप समझिए कि उसकी 5-6 हज़ार रुपये की माहाना की बुनियाद पे कटौती हो गई। तो इतनी महंगाई भी साथ में होगी और साथ में आपकी तनख्वाह की भी कटौती हो जाए, तो फिर वो कुव्वत खरीद के ऊपर बहुत बुरा असर है। तो फारूक साहब, ये सिचुएशन को डील करने का दुरुस्त तरीका इस वक्त है क्या हुकूमत के पास? ये जो सबसे पहले ये स्टेप उठाया, ऑयल प्राइसेस बढ़ा दें, फिर ऑस्टेरिटी मेजर्स का ऐलान कर दिया, वो तो ज़ाहिर है वो सिर्फ ऑप्टिक्स की हद तक होते हैं, उनसे कोई इतनी बड़ी बचत तो नहीं हो पाती। तो अब क्या करे हुकूमत अब इससे आगे जाकर, चूँकि ये सिचुएशन तो पूरी दुनिया के लिए ही है। अब इन हालात में कोई 1, 2 या 3 ऑप्शन मौजूद हैं कि कैसे अंडर कंट्रोल रखा जाए चीज़ों को? देखिए, पहली चीज़ तो ये है कि एक इंटरनल सेक्टर है हमारा, उसमें हुकूमत जो ऐलान कर रही है, ऑस्टेरिटी मेजर्स का ऐलान किया जाता है, वो सिर्फ ऐलान की हद तक नहीं रुक जाए। अगर बताया जा रहा है कि 50% तक जो हुकूमत है वो अपने तेल के खर्चों में कमी लाएगी, तो वो बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है। मेरा एस्टिमेट ये है कि सालाना इस वक्त हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोई 114 अरब रुपए का पेट्रोल और डीजल अपनी गाड़ियों में भरवाती है, इस्तेमाल करती है। अब अगर ऐलान किया गया है कि 50% कमी आ जाएगी, इसका मतलब है कि 50 अरब से ज़्यादा की एक अमाउंट हुकूमत को बच जाएगी। अब वो हुकूमत को चाहिए कि ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ जो दरमियानी मिडिल इनकम, लोअर इनकम तबकात हैं पाकिस्तान के, मोटरसाइकिल आप ले लीजिए तो तकरीबन 2.5 करोड़ मोटरसाइकिल्स रजिस्टर्ड हैं इस वक्त हुकूमत के साथ। अगर उनको सब्सिडी दे दी जाए, वो जो 50 अरब रुपया हुकूमत का क्लेम है कि उन्होंने बचाया है, तो अंदरूनी सेक्टर में तो सब्सिडीज का मामला है। जो बचत हुकूमत क्लेम कर रही है वो उनको सब्सिडी की मद में मैं समझता हूँ कि जो मिडिल क्लास और लोअर क्लास, लोअर इनकम तबकात हैं उनकी तरफ बांटना हो। जो एक्सटर्नल सेक्टर है, जिस दबाव का आपने ऐलान किया, उसके ऊपर प्रीएम्प्टिव स्टेप्स उठाने चाहिए जो भी नज़र नहीं आ रहा है। देखिए, एक तो हवाला और जो ऑफिशियल रेट है उसमें फ़र्क बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। उसका मतलब ये होता है कि जो बैरूनी ममालिक से हमारे वर्कर्स पैसे वापस भेजते हैं, वो हवाले में चले जाते हैं, वो प्रेफर करते हैं कि हवाले से चले जाएं अगर उनका रेट जो है वो बैंकिंग रेट से बहुत ज़्यादा हो। उस तरफ हुकूमत को तवज्जो देनी चाहिए। जैसे आपने कहा कि अगर तेल की कीमत बढ़ती है तो हमारा करंट अकाउंट जो है उसके ऊपर बहुत संगीन किस्म के असरात आ सकते हैं, तो उसके लिए प्रेपरेशन करनी चाहिए। ये एक बड़ी अच्छी स्कीम थी रोशन डिजिटल के नाम से, उसमें कुछ इंटरेस्ट रेट रिटर्न के हवाले से रद्द-ओ-बदल करनी चाहिए ताकि कुछ डॉलर जो हैं वो रिजर्व में इकट्ठे हो सकें, किए जा सकें। तो इस किस्म के स्टेप्स हैं, बहुत सारे स्टेप्स हैं, लेकिन अभी हुकूमत ने कोई सॉलिड किस्म का स्टेप उठाते हुए हुकूमत नज़र नहीं आ। और इन हालात के पैदा होने से पहले फारूक साहब, जो मैक्रो इंडिकेटर्स के स्टेबल होने का हुकूमत क्रेडिट लेती थी कि 1-1.5 साल में हमने बड़ा मुश्किल काम किया और ये सब चीज़ों को हम अंडर कंट्रोल लिया, इन्फ्लेशन रेट को भी, पॉलिसी रेट को भी। अब इन हालात के बाद जाहिर है कि उन सारे इंडिकेटर्स ने मुतासर होना है, तो वो जो स्टेबिलिटी बकौल हुकूमत की थी, अब वो स्टेबिलिटी भी ना सिर्फ ख़त्म होगी बल्कि फिर नए सिरे से हमें वो सारा काम शुरू करना पड़ेगा। देखिए, ईद के फ़ौरन बाद कोई $1 बिलियन की यूरो बॉन्ड की पेमेंट करना है। हमने देखा कि IMF 2 हफ्ते के मुज़ाकरात के बाद वो भी निकल लिए, वो हमारा स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट भी नहीं हो पाया। फिर ये तेल जो है उसकी कीमतें आपने बताया कि वो बढ़ती चली जा रही हैं। फिर एक और जो संगीन मसला सामने आ जाता है वो ये है कि हमारा बैरूनी सेक्टर जो है
वो तकरीबन मुकम्मल तौर पे उसका इन्हिसार जो है वो रेमिटेंसेस के ऊपर है। हमारे 60 से 70 लाख पाकिस्तानी जो है वो सिर्फ गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे हैं, और लास्ट ईयर मुझे याद है कि कुछ 38 बिलियन डॉलर्स की रेमिटेंसेस आई थी। उनमें से कोई 28 अरब डॉलर ऐसे थे जो गल्फ कंट्रीज से आते हैं। तो गल्फ कंट्रीज का तो लग रहा है कि उनकी इकोनॉमी स्लो डाउन कर जाएंगी, और ये रेमिटेंसेस जो हैं इनमें कमी आने का एक बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है। फिर ये भी हो सकता है कि 5 से 10% पाकिस्तानी जो वहाँ काम कर रहे हैं, 60-65 लाख पाकिस्तानी गल्फ कंट्रीज के अंदर, उनमें से शायद 5 से 10% की नौकरियां वहाँ पे खतरे में आ जाएं और वो मजबूर हो जाए पाकिस्तान वापस आने। तो इन सारे चैलेंजेस को हुकूमत को अपने जहन में रखना होगा और इनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाना ज़रूरी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक सलीम साहब, माहिर माशियात हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक यहाँ पर ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त शदीद दबाव में महसूस हो रही है, और जो लेटेस्ट फिगर्स आए हैं उनके मुताबिक फरवरी 2026 में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में कमी हुई है और ये तकरीबन 1.3 अरब डॉलर रह गई हैं। सालाना बुनियाद पर 7.2% और जनवरी के मुकाबले में तकरीबन 24.6% की कमी है। जनवरी 2026 में यही एक्सपोर्ट्स 1.7 अरब डॉलर थी, और इस कमी ने यह जाहिर किया है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को आलमी डिमांड के साथ साथ एनर्जी कॉस्ट और मशरक़ वस्ता की सूरत हाल से भी शदीद दबाव का सामना है। टेक्सटाइल के मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स की एक्सपोर्ट्स में नुमाया कमी देखी गई है। नेटवेयर की एक्सपोर्ट्स 14.5% कम हुई हैं, 312.5 मिलियन डॉलर रह गई हैं। बेडवेयर में 11.5% की कमी हुई और 220.9 मिलियन डॉलर तक की आ गया। फिर इसी तरह टावल एक्सपोर्ट्स में 16.37% की कमी हुई है, सिर्फ 81 मिलियन डॉलर पर ये आ गई हैं, जबकि कॉटन क्लॉथ 10.9% कमी के साथ 132 मिलियन डॉलर के अराउंड आ गई हैं। अब रेडीमेड गारमेंट्स की एक्सपोर्ट्स में मामूली कमी रही, मगर फिर भी ये कोई आधा फीसद कमी के साथ 327 मिलियन डॉलर तक आ चुकी हैं। अब दिलचस्प बात यह है कि इसी दौरान कॉटन यार्न की एक्सपोर्ट्स 43.6% बढ़कर 73.8 मिलियन डॉलर हो गई हैं। अब इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट रॉ मटेरियल या लो वैल्यू प्रोडक्ट्स की तरफ जा रही हैं, यानी वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स कम हो रही हैं। तो लॉन्ग टर्म में ये मुनाफा और कंपैटिबिलिटी के लिए अच्छा ट्रेंड नहीं समझा जाता। टेक्सटाइल के साथ साथ फिर जो दीगर एक्सपोर्ट सेक्टर्स हैं उसमें भी हमने कमी देखी है। फूड सेक्टर की एक्सपोर्ट 27.5% कम होकर 405 मिलियन डॉलर पर आ गई हैं। अब खासतौर पर चावल की एक्सपोर्ट में ऑलमोस्ट 35% की कमी आई है और ये 186 मिलियन डॉलर तक गिर गई हैं। अब इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान के दो बड़े फॉरेन एक्सचेंज के ज़राए एक ही वक्त में अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स का तकरीबन 50 से 60% हिस्सा अमेरिका और यूरोपीय यूनियन को जाता है। अगर इन दोनों मार्केट्स में तलब कम हो जाए तो पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स फौरी तौर पर मुतासिर होती हैं। अब मशरक़ वस्ता में कशीदगी बढ़ती है तो आबनाए हॉर्मुज़ लंबे अरसे के लिए अगर बंद रहता है तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है, क्योंकि ऑयल और गैस महंगे होने से टेक्सटाइल फैक्ट्रीज़ की प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाती है। कुछ अंदाजे तो ये भी हैं कि ऐसे हालात में प्रोडक्शन कॉस्ट 10 से 15% तक बढ़ भी सकती है और इंडस्ट्री की पैदावार 15 से 20% तक कम हो सकती है। अगर ये बुरान तवील हो गया तो फैक्ट्रीज़ बंद होने का खतरा पैदा हो सकता है। टेक्सटाइल बराह रास्त तकरीबन 50 लाख अफराद जो इससे जुड़े हुए हैं, जिन लोगों को वो रोज़गार फराम करता है, उनके लिए मुश्किल हो सकती है। इसलिए तवानाई बुरान और एक्सपोर्ट्स में बड़ी कमी लाखों मुलाजमतों को भी खतरे में डाल सकती है। ओवरऑल हम देखें तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त कमज़ोर आलमी डिमांड के साथ तवानाई की गैर यकीनी सूरत हाल और बढ़ते हुए कॉम्पिटिटिव दबाव के दरमियान खड़ी है। अब अगर आलमी हालात बेहतर हो जाएँ तो मार्च में एक्सपोर्ट्स में कुछ बेहतरी मुमकिन है, लेकिन अगर हालात ऐसे ही रहते हैं तो फिर ये कितने चैलेंजेस बढ़ सकते हैं और फिर हम अपने टारगेट्स को कैसे अचीव कर सकेंगे, इंडस्ट्री के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। बात करेंगे हसन शफकात साहब, CEO हैं पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल के, हमारे साथ मौजूद हैं। हसन साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। अब ये सूरत हाल जो इस वक्त पैदा हुई है इससे हम मज़ीद कितने मुतासिर हो सकते हैं, चूँकि एक मिनी रिलीफ पैकेज हमें मिला था हुकूमत की तरफ से, लेकिन अभी उससे फ़ायदा भी नहीं उठा पाए थे कि ये एक नई मुश्किल आ गई है। तो कितनी चैलेंजिंग सिचुएशन है इस वक्त खासतौर पर टेक्सटाइल सेक्टर के लिए? बहुत शुक्रिया अरबाब साहब। सर जो डेटा जैसा कि आपने शेयर किया है स्टार्ट में वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा अगर मैं आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव देना चाहूँ कि ये जो फिगर थी ये मंथ ऑन मंथ के अंदर हमने देखा कि फरवरी में स्पेशली जनवरी से आगे डिक्लाइन आए हैं और उसमें तमाम सेक्टर्स के अंदर आपने जैसे बताया वैल्यू एडेड में भी डिक्लाइन है और थोड़ी सी कॉटन यार्न में अपलिफ्ट आई है, लेकिन अदरवाइज भी ओवरऑल जो रॉ मटेरियल्स हैं उसमें हम डिक्लाइन फेस कर रहे हैं।
लेकिन अगर आप इसका पूरा जुलाई से फेब तक का डेटा अगर देखें तो टोटल जो हमारी टेक्सटाइल एंड अपैरल की एक्सपोर्ट्स थी वो इसी टाइम पीरियड में लास्ट ईयर के साथ अगर कंपेयर करें तो वो 12.22 बिलियन था, और इस दफ़ा जो है वो टोटल राइट नाउ 12.25 बिलियन है। तो ये ठीक है, बहुत बड़ी ग्रोथ नहीं है, लेकिन आप इसको समझ लें कि ये स्टेबल है, और अभी अभी हमने अपना जो इन तमाम तर मुश्किल हालात में अपना शेयर लूज नहीं किया उस तरीके से। एट द सेम टाइम जो इसमें एक ज़्यादा अहम चीज़ है जो मैं आपके प्रोग्राम के थ्रू व्यूअर्स को भी बताना चाहूँगा, और होपफुली पॉलिसी मेकर्स भी अगर इसको देखेंगे तो उनके सामने जो मैं लेकर आना चाहता हूँ, उसमें विद इन दीज टेक्सटाइल एंड अपैरल एक्सपोर्ट्स एक बड़ी स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ रही है। वो क्या है कि जो वैल्यू एडेड सेक्टर है उसने वैसे तो 10 बिलियन हमारा लास्ट ईयर था, और इस दफ़ा 10.2 बिलियन है, जो कि सिर्फ 1.9% या 2% की ग्रोथ है। लेकिन रॉ मटेरियल्स में हमारी जो डिक्लाइन है वो 7% है। और इस वक्त जो टोटल पाकिस्तान की आप समझ लें कि 12 बिलियन की या 12.25 बिलियन की एक्सपोर्ट है, उसमें मोर देन 80% जो है वो हम वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये एक इंतहाई पॉजिटिव एंगल है अगर आप ये देखें कि वैल्यू एडेड एक्सपोर्ट्स में आपके ये गारमेंट्स, अपैरल्स और होम टेक्सटाइल आता है। ये जो इंडस्ट्री है इन तमाम तर बुरे हालात के बावजूद ग्रो कर रही है। बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड नहीं है इन तमाम कॉस्ट और डिफरेंट इश्यूज की वजह से, लेकिन अभी तक स्टेबल है। इसका एक जो बहुत अहम नुक्ता है वो ये है कि वैल्यू एडेड सेक्टर विद इन टेक्सटाइल इज हाईली लेबर इंटेंसिव। पाकिस्तान का आप जानते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, हमारी एक बर्जनिंग पॉपुलेशन है जिसका एक बड़ा साइज हमारी यंग जनरेशन है जिनको एम्प्लॉयमेंट चाहिए। तो ये एक ऐसा सेक्टर है कि जिसके अंदर लेबर इंटेंसिव होने की वजह से बड़ी मार्केट और बड़े ज़्यादा लोगों को आप खपा सकते हैं। छोटा सा आप एक अपनी स्विंग मशीन, कटिंग मशीन, 2-3 थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट के साथ लोग मिलकर बड़े ज़्यादा लोगों को इसमें जॉब और एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। तो ये रॉ मटेरियल्स में 7% का जो डिक्लाइन है हमारा सालाना, वो बहरहाल मौजूद है, और उसकी वजह हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है। मैं हरगिज़ ये नहीं कहता कि हमें रॉ मटेरियल्स की तरफ फोकस नहीं करना चाहिए गवर्नमेंट को, लेकिन अगर हमने आगे बढ़ना है तो वैल्यू एडिड की तरफ फोकस जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब जैसा आप बता रहे हैं इसमें ओवरऑल पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स भी गिरी हैं, टेक्सटाइल के अंदर भी मेजर ग्रोथ नहीं है। वो हम काफ़ी अरसे से आपके सामने ये चीज़ हाईलाइट कर रहे थे, आपके खुद के प्रोग्राम्स में भी मैंने कहा, और भी डिफरेंट जगहों पे ये बात होती है। एक जो मेजर शिफ्ट 2024 से ऑनवर्ड्स आया है वो ये जो जिसने एक्सपोर्टर्स को हिट किया, वो टैक्सेशन रिजीम की तब्दीली थी, जिसके अंदर फाइनल टैक्स रिजीम से शिफ्ट करके एक्सपोर्टर्स को हम नॉर्मल टैक्स रिजीम में ले आए। इनिशियली होता ये था कि जी आप 1% आपकी टोटल सेल प्रॉफिट को आप नहीं देखते थे, जो भी टोटल सेल हुई है गवर्नमेंट उसका 1% हमें चार्ज कर देती थी। कोई ऑडिट्स नहीं थे, कोई किसी किस्म की हरासमेंट नहीं थी, गवर्नमेंट के साथ इंटरेक्शन नहीं था, प्रेडिक्टेबिलिटी थी, क्लैरिटी थी, और लोग अपना टैक्स पे करके एज पर रिक्वायरमेंट ग्रो कर रहे थे। नॉर्मल टैक्सेशन रजीम के अंदर आने की वजह से नुकसान ये हुआ है कि एफबीआर की ऑब्वियसली चूंकि कैपेसिटी नहीं है कि वो एक्चुअली असेस कर सके कि हर बंदे ने कितना प्रॉफिट कमाया है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एडिशनल लगा दिया, मिनिमम टर्नओवर टैक्स भी लगा दिया, फिर आप उनके साथ कॉर्पोरेट इनकम टैक्स डाल दें, फिर WPPF, WWF, डिफरेंट किस्म की जो गवर्नमेंट की या इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स चार्ज कर रही हैं, तो वो टैक्सेशन का इम्पैक्ट 60% के करीब चला जाता है। तो जब इस किस्म की टैक्सेशन होगी तो आप समझते हैं कि लोग फिर री इन्वेस्ट तो कर नहीं सकेंगे। अब आप इसको इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान की अगर जो इन्वेस्टमेंट के फिगर्स आ रहे हैं कि पाकिस्तान में FDI कितना आ रहा है, तो आप वो भी देख लें कि पिछले 26 साल में टोटल जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आई है वो अराउंड 52 बिलियन के करीब थी। यानी कि आप समझ लें कि $2 बिलियन सालाना के करीब ये इन्वेस्टमेंट बनती है। और जो लेटेस्ट फिगर है वो आपके सामने होंगे कि इस साल तो बिल्कुल वो 800 मिलियन के करीब आ गया है। तो ये सब कुछ क्यों हुआ है? इसकी जो एक मेजर वजह है वो यही है कि हमारी पॉलिसी में कंटिन्यूटी नहीं है और टैक्सेशन बहुत ज़्यादा ऊपर चली गई है। गवर्नमेंट को चाहिए कि वो
फॉर्मल सेक्टर को मजीद टैक्स करने के बजाय जो इनफॉर्मल सेक्टर है ये उसको टैक्सेशन रजीम के अंदर लेकर आए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन शफकात साहब, CEO पाकिस्तान टेक्सटाइल काउंसिल हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।